हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है एवरेज एटॉमिक मास से कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एटॉमिक मास के बारे में मतलब डिस्कस करा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे ये बात आती है कि आखिरकार हमें पढ़ना ही क्यों है एवरेज एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक मास से सारी कहानी क्लियर नहीं होती है क्या? तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम देखते हैं जो कि मल्टीपल आइसोटोप शो करते हैं, जिसके पास में मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि किसी को ये बात पता नहीं होगी कि आइसोटोप क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जूनियर क्लासेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। तो आइसोटोप्स जो है वे होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उसका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे जनरली हम देख लेते हैं कि कार्बन जो है हमारे पास में उसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है लेकिन उसके पास में 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और कार्बन 13 का 13 होता है और कार्बन 14 का 14 होता है। तो अगर कोई भी पूछे कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है तो आप क्या बताओगे? 12, 13 या 14? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास में क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको ये कोई भी पूछेगा कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है तो आप सिंपल सा बता दोगे 12 होता है। लेकिन आपको ऐसा पूछे कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है तो आपको बताना होगा एवरेज एटॉमिक मास से कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारे पास में क्या है, तो हमको करना है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। यानी कि हमको ये 3 फॉर्मूला दिए हुए हैं। एक वाटर का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का है और एक हमारे पास में मीथेन का। इसमें हमें मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते कहते हैं, उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो मैंने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा था मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करती है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन एटम, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर लिखना है मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। फिर इसको सॉल्व करना है। अपन को पता होना चाहिए 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। सिंपल सा बात है। और जो हमारे पास में मास ऑफ ऑक्सीजन एटम वो होता है 16। ये बात अपन को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में मास एटॉमिक मास हमारे पास में जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का वो 18 निकल करके आएगा AMU के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे U लिखा हुआ है, यहाँ पे U हम क्या करते हैं कि जो AMU होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं U का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। ये बात अपन को ध्यान रखना। अब देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास में एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कर देंगे। सिंपल सा अपन को पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और जो हमारे पास में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो 1 इंटू हमारे पास में 12 प्लस 2 इंटू 16 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 44 U आएगा। U यानी कि यूनिफाइड मास, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में मीथेन का किस तरीके से होगा, CH4 का किस तरीके से होगा। जैसा पहले किया है वैसे ही करना है, इसमें कोई रॉकेट नहीं लगाना है अपन को। तो यहाँ पे 4 मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 कार्बन एटम मास ऑफ 1 कार्बन एटम और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व करना है। यहाँ पे कार्बन का 12 होता है मास और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में 16 क्या आ जाएगा, U यानी कि यूनिफाइड मास आ जाएगा, 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मतलब मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन को सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, होता है C6H12O6। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉम मतलब जो मास होता है वो 1 होता है और यहाँ पे 12 है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास में 180 यूनिफाइड मास आएगा निकल करके। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था, ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल होता है, हम सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की, अपन को क्लियर हो चुका, मतलब बिल्कुल सा एकदम सिंपल सा था एवरेज एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं ये मतलब जो फॉर्मूला मास होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है उसकी बेसिक बात करते हैं। आखिरकार मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में था तो फॉर्मूला मास की जरूरत ही क्या है अपन को पढ़ने के लिए, तो क्या जरूरत है देख लेते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे मतलब ऐसे भी कंपाउंड होते हैं या ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास में मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट से हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे मतलब कि सब्सटेंसेस होते हैं जिसके पास में मॉलिक्यूल ही नहीं होते डिस्क्राइब्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो NaCl का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर Na+ और Cl- क्या होते हैं, आयन होते हैं। Na+ और Cl- आयन होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या नहीं होते, मॉलिक्यूल नहीं होते, तो इसके अंदर हम नहीं बता सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला मास हमारे पास में होता क्या है, तो फॉर्मूला मास जो है हमारे पास में क्या होता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो प्रेजेंट आयनिक मतलब आयंस का जो एटॉमिक मास का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो प्रेजेंट एटॉमिक मास का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। जैसे कि हम NaCl के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं कि NaCl के अंदर जो मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और एटॉमिक मास ऑफ Cl को प्लस कर देंगे। जब सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, हमारे पास में 23 होता है, और जो हमारे पास में क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 58.5 यूनिफाइड मास कैलकुलेट होकर के आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन को अब ये दिमाग लगाना होगा, ये सोचना होगा कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, क्या मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या है आखिरकार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उसका सम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उसका सम होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और जो हमारे पास में फॉर्मूला मास होता है वो किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट फॉर्मूला यूनिट के आयंस के एटॉमिक मास का सम होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास यानी कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी जो फॉर्मूला मास है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होते, वो उसके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखनी है। जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर मास होता है वो किससे लिंक्ड होता है, वो हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिंक होता है। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल कार्बन, 6 हमारे पास में एटम दिख रहे हैं कार्बन के, फिर 12 हमारे पास में हाइड्रोजन और 6 हमारे पास में ऑक्सीजन दिख रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में क्या करता है, पूरी तरीके से हमारे पास में एक एक चीज को बताता है कि ये क्या बताता है, पूरे एक एक चीज एटम को बताता है, मॉलिक्यूल को एकदम डिफाइन करता है कि क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर। और जो हमारा फॉर्मूला मास होता है वो रिलेट करता है, वो लिंक करता है इंपीरिकल फॉर्मूला से। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl, क्या ले सकते हैं हम, NaCl ले सकते हैं। NaCl ये हमारे पास में पूरा का पूरा ये नहीं बताएगा कि कितनी कितनी चीजें, ये हमारे पास में सिर्फ क्या बताता है, रेशियो को बताता है। जैसे कि NaCl के अंदर 1:1 के अंदर क्या है हमारे पास में प्रेजेंट है, लेकिन ये एकदम नहीं बताएगा कि ये 4:4 के अंदर है, 2:2 के अंदर है, 8:8, ये अपन को नहीं पता। लेकिन ये बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला कि ये
1:1 के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम एक और ग्लूकोज का एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके अंदर देखो ग्लूकोज के फॉर्मूले के अंदर वो ये फिक्स बताएगा अपन को कि इसके अंदर C6H12 और O6 हमारे पास में, कार्बन हमारे पास में 6 है, हाइड्रोजन हमारे पास में 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास में 6 है। ये कंप्लीट ही हमारे को जानकारी देता है, लेकिन जो इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वो अपन को एक एक चीज नहीं बताएगा, वो अपन को बताएगा सिर्फ रेशियो के बारे में, 1:2:1 के अंदर है। यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर कार्बन 1 के अंदर है, हाइड्रोजन 2 के अंदर है और ऑक्सीजन P1 के अंदर है। ये ऐसा नहीं बताएगा कि कैसे यहाँ पे 1:2:1 हमारे पास में 4:8 मतलब कि 2:4:2 के अंदर है, हमारे पास में 4:8:4 के अंदर है, या किसके अंदर है ये अपन को एकदम क्लियर नहीं, ये सिर्फ रेशियो बताता है कि यहाँ पे 1:2:1 के अंदर प्रेजेंट है। एकदम क्लियर होना चाहिए इंपीरिकल फॉर्मूला, अपन को एकदम क्लियर रखना है कि जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो क्या बताता है, अपन को सिर्फ रेशियो के बारे में बताता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है कि कितना कितना इसके अंदर प्रेजेंट है। एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फंडामेंटल और बेसिक बात है। अगर ये अपन को क्लियर नहीं होगी तो हमारे पास में आगे जो फंडे है वो बहुत ज्यादा अटकने वाले हैं, इसलिए इस बातों को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।